साथ ही साथ यश भारती साहब समाजवादी पार्टी से हैं। यश भारती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहां पर बोलने की आजादी होती है, ये मनोज साहब कह रहे हैं। सबसे पहले तो मनोज साहब को आप बधाई दे दीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, फिर उनके आरोपों का जवाब भी दीजिएगा यश भारती साहब। इसलिए बधाई देनी पड़ेगी तो मैं बधाई दे देता हूँ। वैसे भी बधाई देता है, लोकतंत्र का पर्व है, नई चुनी हुई सरकार है, उनको बधाई। अच्छा काम करेंगे, अच्छी उम्मीदें हम रखते हैं, जनता की सेवा करेंगे, हम उम्मीद करते हैं जो 5 साल में हो नहीं पाई है। अभी भी ये चुनावी मोड में है, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। अभी भी ये समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुद्दे ला रहे हैं। अरे 5 साल आपने सरकार चलाई है, कौन सा काम छूट गया है कि उसको बेहतर कर पाएंगे, वो बात कीजिए। विपक्ष से अपनी बात कीजिए, सदन में आपको मिलजुल करके चलना है, वो बात कीजिए। लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप, चुनाव खत्म हो गया भाई, आज शपथ समारोह है, कुछ हंसी खुशी, अभी भी रोने जैसी बातें करना है जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या तकलीफ हो गई हो। अगर आपको तकलीफ है, जैसा हर्ष भाई ने पूछा आपसे कि ऑपरेशन क्लीन चलेगा, तो आप कह रहे हैं बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भैया बाहर का रास्ता आपने दयाशंकर सिंह को भी दिखाया था, अभद्रता पे, एक महिला मायावती जी पे टिप्पणी करने पे, क्यों वापस ले आए, क्यों टिकट दिया और क्यों मंत्री पद के लिए नाम चल रहा है। यही आपके यहाँ अनुशासन कहलाता है क्या? अब उनके मुख से बहुत अच्छे शब्द निकलने लगे, या वो शब्द हम भूल जाए जिस बात के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने दयाशंकर सिंह को निकाला था। तो ये दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप हमें मत बताइए। ठीक है मनोज जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है। और पूरा हमने देखिए, हमारे परिवार में, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो परिवार है, अगर वहां जरा से भी कोई आवाज दीजिएगा मनोज जी, तो बड़ी बातें ली जाती है। 6 साल के लिए 6 साल बाद उनकी वापसी फिर से होती है। ये नहीं है कि वो कोई बहुत 300 के मुजरिम थे, उनको फांसी दे देंगे हम। ये हमने 6 साल के निष्कासित भी किया था और यादव के साथ, लेकिन काली माता का मंदिर टूटता है विधायक के रूप में। चलिए ठीक है मनोज जी, आप सवाल को समझिएगा। मनोज जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मनोज जी 1 मिनट, ठीक है। यश भारती साहब फटाफट से कंप्लीट करें। विधानसभा में भेज रहे हैं, 6 साल के लिए निष्कासित होता है, नियम है भाई साहब। और 6 साल के बाद निष्कासन के बाद आदमी आ सकता है। आप शायद इस पे ध्यान दीजिएगा, हर पार्टी के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। 302 के मुलजिम नहीं थे कि उनको भगा देंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन दयाशंकर को लेकर भी तो सवाल उठे ना, जो यश भारती साहब ने पूछे। मनोज साहब, यश भारती साहब दयाशंकर साहब को लेकर सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब भी दे दीजिए कि उन्हें साइडलाइन। हमने कहा निष्कासन का एक टाइम होता है हर पार्टियों का, हर संगठन का, क्योंकि वो निष्कासित जीवन भर के लिए नहीं किया जाता है। अगर वो की गलती थी तो उनको निष्कासित पार्टी ने किया था। निष्कासन का समय पूरा हो गया, दयाशंकर स्वेच्छा से भाजपा में आना चाहते थे, आ गए। इसमें कौन सी बात है? क्या आजीवन कारावास थोड़ी ना देती है पार्टी की? जाओ आज के बाद तुम मत आना, उनको वापस ले लिया। आज आप बताइए ना, आखिर जब निष्कासन का जो टाइम होता है भारतीय जनता पार्टी में 3। चलिए ठीक है, मुद्दों पर आते हैं। चलिए ठीक है, अब तो सरकार बन रही है ना मनोज साहब, ठीक है। यश जी बात पूरी करेगा, ठीक है यश जी। मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, अगर उनके परिवार में जरा सी कुछ खटपट हो जाए या कोई बात आ जाए अगर, तो हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और उसको मीडिया पे ऐसे उछालते हैं जैसे पता नहीं कोई सी राजनीतिक बात हो गई। परिवार के अंदर की बात है। मैं परिवार की बात का उदाहरण इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि दयाशंकर जी से जुड़ी हुई है। दयाशंकर सिंह जी को पार्टी से निकाला, नॉन पॉलिटिकल स्वाति सिंह जी को पार्टी में लाए, मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया महिला सभा का। एक ही परिवार में क्या उनकी योगदान था भारतीय जनता पार्टी? वो तो कार्यकर्ता भी नहीं थी, केवल दयाशंकर सिंह जी के लिए रखा था उनको। आज ये कह रहे हैं हमने वापस ले लिया, कार्यकाल 6 साल के लिए पार्टी से निकाला था, 1.5 साल बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। क्या महिलाओं को जो अपमानित शब्द वो इस्तेमाल किए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि 1.5 साल तक पार्टी से किसी को निकाल के किसी को अपमान बराबर हो जाता है? दूसरी बात, अब जो झगड़ा चल रहा है पूर्व मंत्री स्वाति सिंह जी और आपके वर्तमान विधायक और शायद संभावित मंत्री, जैसा भी हम देख रहे थे चैनल पे, संभावित मंत्री जो झगड़ा चल रहा है उसको राजनीतिक टूल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा वो दूसरों के घरों में झांकते हैं, मोदी जी मनमोहन सिंह जी के बाथरूम में झांकते हैं, जो बड़ा शौक है भारतीय जनता पार्टी को। कहाँ झांके? तो ये जो राजनीतिक रूप से जो निम्न स्तर भारतीय जनता पार्टी लाई है, हर्ष भाई, हमको पिछली बार से जब हमने 2017 में सरकार बनाई, 2012 में सरकार बनाई, उससे ज्यादा वोट मिला है। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए तो आप इन पे उस आरोप प्रत्यारोप पे नहीं पढ़ना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है। अभी आपने एमएलसी चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लोगों को नामांकन भरने के रोकने का काम किया, मार पिटाई की आपने देखा। पंचायत और ब्लॉक के चुनाव में आपने देखा किस तरीके से चीरहरण हुआ। ये इनका सुशासन था, ये इनकी कानून व्यवस्था थी। उस पर अब पुरानी बात है, पुरानी बातों पर ज्यादा बात नहीं। नई सरकार में जो कि पुराने इनके पाप तो वो अभी लगातार रहे। इन्होंने इनकी जो जायसवाल मैडम बेसिक शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने कहा था मैं जब तक गर्म कपड़े नहीं पहनूंगी, जब तक स्कूल में बच्चों को गर्म कपड़े नहीं दे। वो बच्चों को गर्म कपड़े नहीं दे पाई पूरे 5 साल में, खुद हीटर लेकर के जरूर गाड़ी में और कमरों में चलती रही। अभी भी बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं। अब आज ये शपथ ले लेंगे तो क्या कल से किताबें बढ़ जाएंगी, छप जाएंगी? ये इनकी पुरानी कार्यप्रणाली है जो आगामी 5 साल तक बच्चों को भुगतनी पड़ेगी, जो भविष्य रहेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे तमाम है विकल्प। मैं इसको इंटरलिंक करूंगा गंदा से। इनके पास कोई योजना नहीं है, ये चुनावी मोड में रहते हैं, इसीलिए चुनाव में व्यस्त रहते हैं। कैसे खुरापात करनी है उसमें व्यस्त रहते हैं। सरकार कैसे चलानी है, कि पक्ष की भूमिका क्या है, उस भूमिका से ये भागते रहते हैं। विपक्ष के साथ बैठ के चर्चा करें, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए, बेहतर तरीके से कैसे काम हो सकता है, वो ये कभी विश्वास नहीं करते। इसीलिए सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते हैं, चाहे बड़े विषय हो चाहे छोटे विषय हो। कोविड काल में इन्होंने किसी विपक्षीय दल के नेता को बुला के चर्चा नहीं करी, ना किसी के सुझाव माने। उसका परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा और किस तरीके से इन्होंने अपनी तानाशाही करी देखा। ठीक है, अब जो आगामी सरकार है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये विपक्ष की बात सुनेगी, जनता की बात सुनेगी और सर्वदलीय बैठक करके सारे दलों को सम्मान देने का काम करेगी, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, सरकार का दायित्व। ठीक है मनोज जी, जवाब दीजिएगा, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वाकई ऐसा होगा? आप बताएं कि हमको लगता है भारती जी को जानकारी थोड़ी कम है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही मनोज योगी जी की पिछली बार से ही आप देखिए 1100 रुपए प्रत्येक के खातों में गया है। ड्रेस यूनिफॉर्म जब से जा रहा है, ये योजना का किस तारीख में गया है? किस तारीख में गया बताइए, तारीख बताइए। 5 साल में कब गया? मैं नाम बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जाके नेट सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपके खाते में पैसा जा चुका है यूनिफॉर्म के लिए, स्वेटर के लिए, ड्रेस के लिए। शायद आपको इसकी जानकारी नहीं थी। इनके जमाने में खंडहर पूरी जानकारी है, तभी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आज के जमाने में इंडिया कल के योजना हम सरकार ने चलाया था। देखिए हर्ष भाई, आप देखिए अभी चुनावी मोड में है ये नहीं है। आप अनुपमा जी की बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये 1100 रुपए बोल रहे हैं, कब 1100 रुपए तारीख बता दें। आप सुन लीजिए, 1100 रुपए भी इन्होंने इसीलिए दिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म बांट नहीं पाएगा, कपड़े बांट नहीं पाएगा, बच्चों को मुंह से दे नहीं पाए, तो इन्होंने छुटकारा पाने के लिए पैसे बांट दिए। जो अखिलेश यादव वैक्सीन को जो वैज्ञानिकों ने किया, भाजपा की वैक्सीन बताते हैं, वो क्या मीटिंग करेंगे? हमको अपनी उपलब्धि नहीं बता पाएंगे, चुनावी मोड में आ गए, चुनावी मोड में बैठक करेंगे, जिम्मेदारी से भागने लगे। लेकिन आप पूछना चाहिए, जिम्मेदारी से आप भागने लगे। जो आप लोग नहीं, सवाल ये था ना। चलिए ठीक है, मैं स्कूलों पर आता हूँ, साहब। ठीक है मनोज जी, इतने सुन लीजिए, स्कूलों पर आता हूँ तो कुछ आंकड़ा मेरे पास भी है। आयुष भारती साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में 5 सालों में नहीं हुआ। आप बीजेपी कह रही है कि चलो भैया 5 साल और दिए हैं तो हम 5 सालों में करके दिखाएंगे, लेकिन 2012 से पहले भी तो सर स्थितियां खराब थी ना। हर एक पार्टी पर सवाल उठते रहे। मैंने क्या कहा हर्ष भाई, मैंने यही बात कही, जो पुरानी बातें बीत गई, अब नए सिरे से काम करेंगे। कितनी बार ये सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, नेताओं को सम्मान देंगे, सदन के अंदर विपक्षी नेता की बात सुनेंगे। मैं नई बात कर रहा हूँ कि ये तैयार है इस बात के लिए। हालांकि मनोज जी की हैसियत नहीं है, मैं बड़ी माफी के साथ इनसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ का निर्णय ले पाए। निर्णय तो नागपुर से होता है इनके यहाँ, ना दिल्ली से होता है, ना कहीं और से होता है। ये गुलाम है पूरी तरीके से आरएसएस के, जो अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहता है। जो भी निर्णय इनके यहाँ से होंगे, संगठन मंत्री जो प्रमुख निर्णय लेगा वो आरएसएस से थोपा जाएगा। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा। अखिलेश यादव मनोज जी अपनी पीड़ा इस तरीके से मत बताइए मुझे। आज आप नहीं कह सकते कि कौन मंत्री बनेगा और कौन जो है सीएम बनेगा। ये हमारी पारदर्शिता है। आपके वहाँ तो सब क्लियर है कि मुलायम का बेटा अखिलेश का बेटा जो है अगला मुख्यमंत्री। दुनिया भर में बताइए ना कि आप बताइए अगला मुख्यमंत्री किसको बना देंगे आप। ये कहना आपके लिए आसान है, क्योंकि हमारे वहाँ एक आदमी मालिक नहीं है। यहाँ तो कई मालिक है, समय आता है मालिक बनते जाते हैं, चला जाएगा।
आपके वहाँ तो मुलायम के बेटे शिवपाल तक नहीं बन पाए, वो शिवपाल नहीं थे। आप अपनी चीजों को भाजपा पे लागू आप नहीं कर सकते। भाजपा पे कई जगह योगी जी हैं, अगर योगी जी बेहतर निश्चित होते हैं जनता के बीच में, दूसरा मुख्यमंत्री तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, ये नहीं है कि जो है एक आदमी बनेगा, एक आदमी का पार्टी यहाँ नहीं है भाई साहब। यहाँ तो कई लोग कई जगह से फाइल होके जाती है। मुझे मालूम है जनता का पूरा भरोसा है, परिवारवाद देखे वास्ते नहीं है, इस नाते आप परेशान नहीं है। हर्ष भाई 12 से 17 तक हमारी सरकार रही। आजाद भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट अगर कहीं देश भर में सबसे ज्यादा बढ़ी तो हमारी सरकार में बढ़ी। लगभग 1500 सीट मेडिकल शिक्षा की हम लोगों ने बढ़ाई। उसको केंद्र को अनुमति देनी थी, उन्होंने रोक करके रखी। उसका ये इनका विषय है। हमारे प्रयास पूरे रहे। बदायूं में भी हमने मेडिकल कॉलेज या 8 मेडिकल कॉलेज दिए जो लगभग शुरू होने को थे। सरकार बदल गई तो उद्घाटन होना रह गया। इन्होंने कईयों के फीते काट दिए। हम उस पर अब बात नहीं करेंगे। इनका काम है आगे बढ़ाना योजनाओं को, लेकिन केवल श्रेय लेकर के आधी अधूरी योजनाओं का फीता काटना वो बेईमानी है। लखनऊ के अंदर बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने शुरू किया था, उसकी ओपीडी शुरू हो गई थी। योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसकी ओपीडी भी बंद कर दी गई। ये द्वेष भावना कि दूसरी सरकारों के काम जो है जनता के बीच में ना आ पाए, जनता उससे प्रभावित होती है, इस द्वेष भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। वो कैंसर हॉस्पिटल कितने कैंसर पीड़ितों के काम आता, 3 साल तक उसका काम रोका गया, उसको चालू नहीं किया। 3 साल बाद अब उसको शुरू किया गया है। तो 3 साल तक जो जनता प्रताड़ित हुई, जिसकी ओपीडी हमने शुरू कर दी थी, एक बड़ी बिल्डिंग कैंसर हॉस्पिटल की लखनऊ के अंदर हमने शुरू कर दी थी। ऐसे तमाम काम इन्होंने रोकने के काम किए हैं, द्वेष भावना से काम किए। 12 से 17 के अंदर हमने अमेठी के अंदर एम्स के लिए जमीन दी थी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमसे दोबारा एम्स की लिए जमीन मांगी। गोरखपुर में हमने एम्स की जमीन दी। आप बताइए गोरखपुर का एम्स क्यों नहीं शुरू हो पाया सही समय पे? इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की होगी। हमने अगर जमीन सही समय पे दे दी है और सही समय पे अगर शुरुआत नहीं हो पाई तो ये बात इनको माननी। चलिए ठीक है मनोज जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा। फिर एक आंकड़ा भी मेरे पास है अस्पताल और बेरोजगारी को लेकर, आप दोनों का। जमीन मांगी, हमने सही समय पे जमीन दे दी। समाजवादी का चेहरा आप इसी में देख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे आपने तो बहुत सारा गिना दिया लेकिन कोई काम कर नहीं पाए। हो सकता है केंद्र सरकार इनको रोक रही हो, बाकी अगर कहीं कब्रिस्तान का वो बाउंड्री वाल करना होगा तो ये कर लेंगे, तब केंद्र सरकार नहीं रोकेगी। और जब अस्पताल की बात आएगी तो चुनाव से बाहर कब आओगे? आप सुन लीजिए, चुनाव से बाहर कब आओगे? बात मुद्दे की होती है तो आप गोरखपुर में शमशान कब्रिस्तान में मर रहे थे, शमशान और कब्रिस्तान भी ठीक से नहीं दे पाए कोविड काल में। शर्म आनी चाहिए आपको अभी भी ये बातें करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। गंगा में लखनऊ के अंदर आपने शमशान के अंदर कष्ट उस माँ के उस डॉक्टर को आप एमएलसी बनाने का काम करते हो। अरे मैं ऑनलाइन 9 से 10 बैठा हूँ भैया, और सरकार फीसे काट रही है। आज इनको 10 से 11 है, 10 बजे खत्म होगा तो हर काम करेंगे। आप इन्होंने जो है कब्रिस्तान का जिम्मेदार मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने ये कहा काम करेंगे तो फीता नहीं कट पाया। इन्होंने जमीन दे दिया। अरे अंतिम साल में आके जमीन आपने कहा दिया, कहीं आपने उसकी पुष्टि करिए ना साहब। कहा इस तरह से जो है कब तक झूठ के पुल बांधेंगे आप? जो सही। चलिए ठीक है, ठीक है। आप बेरोजगारी पर आते हैं, शिक्षा अस्पताल हो गई, बेरोजगारी पर आते हैं। मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। बात हमने आखिरी समय में इनको दे दिया। 5 साल हो गए हमारी सरकार को गए हुए। 5 साल में गोरखपुर का एम्स तैयार हो गया। अब दोष अब इनकी बात पे ये बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये झूठी बातें क्यों करते हैं? 24-22 महीने के अंदर हम बढ़िया एक्सप्रेस में तैयार कर सकते हैं, लेकिन 5 साल में एक अस्पताल नहीं तैयार कर पाए। ये बताता है कि ये झूठे लोग हैं कि इन्होंने जो बातें की फीता काटने का काम किया केवल इन्होंने। योगी जी पे चलिए ठीक है, मैं बेरोजगारी पर आता हूँ क्योंकि एक एक मुद्दा डिस्कस करना जरूरी है सर। बोलेंगे पूरी बात नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये गलत बातें बोलते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अब मैं बेरोजगारी पर आता हूँ। मनोज जी सुन लीजिए, एक एक करके हम मुद्दा समझाएंगे, लोगों को तो समझ में आएगा कि योगी सर। हर्ष भाई, मनोज जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, उन्होंने पुरानी सारी सरकारों को नाकारा और निकम्मा कहा। मैं किसी भी सरकार को नाकारा और निकम्मा नहीं कहूंगा। जनता की चुनी हुई सरकारें होती, ये कह सकते हैं। ये कल्याण सिंह जी की सरकार को नाकारा निकम्मा कह सकते हैं, ये राजनाथ सिंह जी की सरकार को नाकारा निकम्मा कह सकते हैं, ये राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार को नाकारा निकम्मा कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लेकिन मैं किसी भी चुनी हुई सरकार को नाकारा निकम्मा नहीं कहूंगा। ये भारतीय जनता, क्या तकलीफ हो गई मनोज जी? आपने कहा, मैंने आपकी बात आगे बढ़ा दी। मनोज जी क्या तकलीफ हो गई? आपने कहा ना पिछली सारी सरकारें नाकारा निकम्मी है। आपने कहा ना पिछली सारी सरकारें नाकारा निकम्मी है। झूठ का पुलिंदा कब तक? मनोज जी आपने कहा सारी सरकारें नाकारा निकम्मी। इससे पहले योगी जी एक अवतार पैदा हुए हैं। योगी जी एक अवतार
रोजगार पैदा हुए हैं, और तो बाकी सब नकारा निकम्मे थे। राजनाथ सिंह नहीं, ठीक है मनोज जी, सुन लीजिए ना, मैंने नौकरी को लेकर सवाल पूछा है। यश भारती साहब बताएंगे ना कि उनकी सरकार में कितनी नौकरियां दी गई थी। ठीक है यश जी, फटाफट से कितनी नौकरियां दी आप? हर्ष भाई, आप नोएडा में बैठ करके जितने टीवी स्टूडियो हैं और आसपास के क्षेत्र में वहां देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर को, आईटी सेक्टर को, सैमसंग की कंपनी लाना, नोकिया की कंपनी लाना, अन्य ऐसे सेक्टर्स को लाना, एचसीएल को लाना, जिससे होनहार बच्चे जो हैं वो रोजगार पा सके। अभी भी हमारे चुनावी घोषणा पत्र में ये बात थी कि आईटी सेक्टर में हम 22 लाख रोजगार लेकर के आए। तो हमने जो बातें की है उससे आगे बढ़ के काम किया है। हमने किसी झूठे व्यक्ति का वीडियो बना करके मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से वायरल नहीं किया और बाद में वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा कि उसे कहाँ रोजगार मिल गया, कौन सी नौकरी मिल गई। ये झूठी बातें करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। पश्चिम बंगाल के पुल को बता देना, तेलंगाना के बांध को बता देना, ये झूठा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक है, उत्तर दीजिए फटाफट से, फिर मैं रजा साहब के पास जा रहा हूँ, वो बताएंगे। ठीक है, आप दीजिए फटाफट से, फिर रजा साहब के पास चलता हूँ। हर्ष भाई, बीएड टीएड के लोग लगातार आंदोलनरत रहे और ऐसा कोई दिन नहीं गया जो इनको इन्होंने जेल भेजने का काम या डंडे मारने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि योगी जी की रैली में भी अगर वो अहिंसा के मार्ग को चुनते हुए अगर अपनी मांग करते थे तो योगी जी ने इशारा करते हुए कहा कि ये बैनर नीचे कर लो, नहीं जिंदगी भर बिना नौकरी के रह जाओगे, और पुलिस को यह आदेश किया कि इनके सबके नाम दीजिए, मैं इन पर कार्रवाई करूं। एक बात। दूसरी बात, रोजगार की ये बात करते हैं तो हमारे जो होनहार विद्यार्थी हैं कितनी बार परीक्षा ले पाई है? जो पेपर लीक हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल मिले, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया, तो ये कौन लोग थे? यही इनका सुशासन था 5 साल का पिछले का। तो केवल बटरिंग करना, लॉलीपॉप पकड़ा करके खुद घूमते रहते हैं। हर्ष भाई, जो हमारे 5 साल का कार्यकाल था, जिस पर काम छूट गया था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम किसी चीज से भागते नहीं। अगर कोई काम ठीक नहीं हो पाया जो बेहतर हो सकता था, हम आगे 5 साल में करते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे बेहतर काम किए। हमारे काम का सबसे बेहतर प्रमाण आज आप खुद दिखा रहे हैं टीवी स्टूडियो में, जहां आज योगी जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ये एकाना स्टेडियम, विश्व स्तरीय स्टेडियम, ये हमारे कामों का प्रमाण पत्र है जो योगी जी दुनिया को आज दिखाएंगे। आप टीवी के माध्यम से, पूरी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सब लोग देखेंगे। इस एकाना स्टेडियम का नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया था। जब इनको पता चला कि एकाना नाम तो भगवान विष्णु का है, तब आनंद फानंद में इन्होंने उसके नाम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जोड़ दिया, एकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पर। तो इनका जो काम है 5 साल का, केवल यही है, नाम बदलना, लोगों को गुमराह करना। अभी भी चर्चाओं में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल ले आए, ये विकास की बात नहीं कर पाए कि कहां इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बेहतर स्टेडियम दिया, खेलकूद की। चलिए ठीक है, मैंने नौकरी पर सवाल ऐसे पूछा था। ठीक है मनोज जी इसका जवाब आप जरूर। अच्छा, कितने स्टेडियम बनाए? मैंने ये आरोप लगाया, उसका जवाब आपने कितने स्टेडियम बनाए करने का काम किया है अखिलेश यादव जी ने। खेल विभाग में आपका योगदान बता दीजिए। दंगा करने का बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग में आपने क्या काम किया? हमारा एकाना स्टेडियम बनाया हुआ है जिस पर योगी जी शपथ लेंगे। आप बता दीजिए अपना काम। आदमी के नाम पे 4 जगह से घूस लेके नौकरी देने का फर्जी मार्कशीट पे आप लोग चलाते थे। ये सब आप बस वही कहते रहिए, बस वही कहते रहिए। उसको सजा किसको दिलवाई है आपने 5 साल में? सबसे ज्यादा सजा किसको दिलवाई है 5 साल के अंदर? की सरकार की नकल प्रक्रिया से है। जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, गरीब बच्चे और जो पैसे वाले बच्चे हैं फिर चुनाव मोड में आ गए करता है उनको फिर चुनाव मोड में आके अपने उपलब्धि नहीं बता पाएंगे का काम आप करते हैं। भैया चुनाव खत्म हो गया, चुनावी मोड से बाहर आ जाइए। इसको जब तक कितने स्टेडियम बनाए, कितने स्टेडियम बनाए, तब तक हम रोजगार खेल विभाग ने कितना काम किया बेहतर करने के लिए। रोजगार चलिए ठीक है, रोजगार की हम बात कर रहे थे। मनोज जी एक मिनट, हम रोजगार की बात करते हैं। यश भारती साहब, मनोज जी, यश भारती साहब तो जवाब नहीं दे पाए रोजगार के मसले पर। जब मैंने चीनी मिलों को सवाल का जवाब पूछा, आप ही बता दीजिए। ठीक है, नहीं सर आपने नहीं दिया, मैंने ये पूछा कि कितने प्राइवेट सेक्टर की आपको उदाहरण देके बताया है, कंपनी के नाम लेके बताया कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी और तमाम कंपनियां लेकर के आए। तो चीनी मिलें क्यों बंद हो गई सर? कमलापुर चीनी मिल को लेकर आपको याद होगा यश भारती साहब, मुझे याद है अच्छे से, जब कमलापुर चीनी मिल को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे, समाजवादी पार्टी से ही कहते थे कि भैया अखिलेश जी आप खोल दीजिए, हम तो बाहर जाने को मजबूर हैं। लेकिन कमलापुर की चीनी मिल आपके कार्यकाल में खुली नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में तो खुली नहीं। कुछ बातें छूट गई हैं, 100% नहीं सर, मैं सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा, मैं बीजेपी को भी कह रहा हूँ, लेकिन सवाल आपसे भी बनता है। ठीक है, समय मेरे पास कम है। क्लोजिंग कमेंट भारती साहब, आपका भी क्लोजिंग कमेंट।
देखिए ये मुद्दों की तो बात ही नहीं करते, आरोप लगाना, दूसरी पार्टियों पर लाना। अरे सरकार बन गई है, आपको बेहतर योजनाएं बतानी चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में किया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सदन के नेताओं का सम्मान कीजिए, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान कीजिए। चलिए ठीक है, शुरुआत से ही विपक्ष को पूछने का काम कर दिया है ना, अखिलेश साहब को भी न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में, विपक्ष को पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, उसके लिए कितना निम्न स्तर पे जाते हैं ये। पिछली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, तो उस बात को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना था, मैं माफी चाहता हूँ। यश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात जरूर होगी। रजा साहब आपका भी बहुत बहुत